In this video, we will talk about the psychology and the law, future of forensic psychology, and how to become a forensic psychologist. इसके साथ साथ हम इसके pros and cons के बारे में भी बात करेंगे. Hi dear guys, welcome back to my channel Eastern Psychologist and Assalamu alaikum to everyone who is watching the video right now. What is the relationship between psychology and law? साइकोलॉजी और लॉ में क्या रिलेशनशिप है? तीन तरह के रिलेशनशिप हैं, उन पे हम वन बाय वन बात करते हैं. पहला है साइकोलॉजी एंड द लॉ. यहाँ पर समझ आ रहा है कि दरमियान एंड मीन साइकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट एंड लॉ इज समथिंग डिफरेंट. इसमें हम क्या करते हैं, हम लीगल सिस्टम में जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं उसको एग्जामिन करने के लिए साइकोलॉजी का यूज करते हैं, अलग से यूज करते हैं. मीन्स लॉ में नहीं है, साइकोलॉजिस्ट को हम बुला रहे हैं और वो अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे यूज कर रहा है. देन नंबर 2, साइकोलॉजी इन द लॉ. अब ये एक डिफरेंट थिंग है. द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन द लीगल सिस्टम एज दैट सिस्टम ऑपरेट्स. सिस्टम में ऑलरेडी साइकोलॉजी मौजूद है, उसका नॉलेज मौजूद है और हमने उस नॉलेज को यूज करना है विद इन दैट सिस्टम. And the third one is psychology of the law. Means साइकोलॉजी को यूज करते हुए हमने जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है उसको एग्जामिन करना है. मीन्स इटसेल्फ लॉ को ही एग्जामिन करना है बाय यूजिंग द साइकोलॉजिस्ट. तो ये तीन ऐसे डिसिप्लिन हैं, एक ऐसे फॉर्म्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. साइकोलॉजी एंड द लॉ, साइकोलॉजी इन द लॉ एंड साइकोलॉजी ऑफ द लॉ. सबसे पहले है साइकोलॉजी एंड द लॉ. इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. बट जहाँ पे आप कुछ कहेंगे कि लॉ नहीं होता, लॉ होता है, तो यूएस में इसको लॉ कहते हैं एंड यूके में इसको लॉ कहते हैं. तो बोथ आर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. फर्स्ट, इन दिस रिलेशनशिप साइकोलॉजी इज viewed as a separate discipline examining and analyzing various components of the law from a psychological perspective. साइकोलॉजी यहाँ पर एक सेपरेट डिसिप्लिन है और ये एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स को ला के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लीगल सिस्टम में पूछे जाते हैं. क्या आई विटनेस जो है वो एक्यूरेट है? आर आई विटनेसेस आर एक्यूरेट? डू सर्टेन इंटेरोगेशन टेक्निक cause people to falsify confess? Are judges fair in the way they hand down sentences? And is it possible to accurately predict whether an offender will be violent when released from prison? तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है. एंड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू आंसर दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस so that the answers can be communicated to the legal community. सेकेंड आता है साइकोलॉजी इन द लॉ. साइकोलॉजी इन द लॉ, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हमने उस नॉलेज को यूज करते हुए लीगल सिस्टम में वर्क करना है, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं या कोई भी हैं लीगल सिस्टम में. जैसा कि लेबल से आपको जाहिर हो रहा है, साइकोलॉजी इन द लॉ इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज इन द लीगल सिस्टम. अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम. अब यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि वो आके गवाही दे कि जो पुलिस ने जो भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो उसकी एक्यूरेसी है, उसकी उस एक्यूरेसी पे फलां फलां फैक्टर क्या असरअंदाज हो रहा है या नहीं हो रहा. तो साइकोलॉजिस्ट आके उसकी गवाही दे. हालांकि होना ये चाहिए साइकोलॉजी इन द लॉ में कि साइकोलॉजिस्ट अपने नॉलेज को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की हेल्प करे ताकि वो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज कर सकें, डेवलप कर सकें सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करने में. सो दैट इज साइकोलॉजी इन द लॉ. साइकोलॉजिस्ट आगे गवाही देते हैं कि ये फलां फलां फैक्टर्स जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्यूरेसी पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, उस पर गवाही दे कि वो फैक्टर्स ठीक हैं या नहीं. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस को
पुलिस की हेल्प करनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट को, ताकि वो एक इफेक्टिव मेथड्स डेवलप कर सकें इंटेरोगेशन के लिए। द थर्ड इज साइकोलॉजी ऑफ द लॉ। यहाँ पर हम इटसेल्फ लॉ को ही स्टडी करते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट? नंबर वन, does the law reduce the amount of crime in our society? First type of question which will be addressed by the forensic psychologist. And second one, what impact should court ruling have on the field of forensic psychology? एग्जाम्पल है नीचे। सुप्रीम कोर्ट, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट की कि वुमेन बैटर सिंड्रोम का जो भी केस आएगा उसमें हमें एक्सपर्ट विटनेस को कब और कैसे इन्वॉल्व करना है ये हम डिसाइड करेंगे, मतलब उसकी गाइडलाइन सेट कर दी। तो जब से लोगों को ये पता लगा कि एक्सपर्ट की गवाही ली जाएगी, वो इस केस में इन्वॉल्व होगा, तो उस वक्त से बैटर्ड वुमेन जिनको पहले ही मार दिया जाता था उन अमवात की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ रूलिंग का, कोर्ट रूलिंग का ऑन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। मतलब फोरेंसिक साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ा तो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है कि अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो औरतों को मार दिया जाएगा। अब बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम क्या होता है? इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम? Battered woman syndrome क्या होता है? A woman may develop a learned helplessness that causes her to believe that she deserves the abuse and can't get away from it. ये होता है battered woman syndrome। अब हम बात कर लेते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। Forensic psychology has experienced steady growth in the past 2 decades। पिछली 2 सदियों से फोरेंसिक साइकोलॉजी के जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस या कंसल्टेशन या रिसर्च वर्क और साइकोलॉजिकल लॉ में यूज, इसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी अगले 10 सालों तक। The highest demand is predicted to be working with the courts, attorneys and lawmakers। अब इनकी डिमांड इन जगहों पे बढ़ रही है, कोर्ट्स में, अटर्नीज में एंड लॉ मेकर्स में। नए लॉ बनाना, पॉलिसीज बनाना, डेवलप करना, और ये जॉब अपनी कंटिन्यू कर सकेंगे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर ज़्यादातर रिसर्चेज कंडक्ट करवाई जाती हैं। वहाँ पे भी इनकी नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ देखने में नजर आएगी आपको, क्योंकि अब लॉ जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और अगर वहाँ पे साइकोलॉजी की हेल्प की ज़रूरत है, कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स डेवलप करने हैं, तो वहाँ पे भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को काम करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, हो सकता है मिल भी रहा हो। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। Next, they can explore the different ways of dealing with juvenile offenders is also becoming a popular subject। Decisions related to dealing with these offenders often require the expert advice of a forensic psychologist। छोटी उम्र के जो बच्चे क्राइम कंडक्ट करते हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए उनके साथ डील करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है, जो कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, और इनको वहाँ पे हायर किया जाता है। देन वो लोग जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इससे बजाय उनके जिनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है। और वो लोग जिनके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री है उनके लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना। तो पहले मास्टर्स डिग्री एंड देन डॉक्टरेट डिग्री। Now talk about how to become a forensic psychologist। Forensic psychologist अब हम बनेंगे कैसे, तो इसका अब हम एक एजुकेशनल पाथ में आपको बता देते हैं। सबसे पहले, the proper route to become a forensic psychologist is through the clinical route। Means become a clinical psychologist first and then specialize in the forensic psychology। सबसे पहले आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी है फोरेंसिक साइकोलॉजी में। Then, individuals interested in pursuing a forensic psychology career would have take psychology and criminal justice courses as the core of their academic studies। कुछ इंस्टीट्यूट में होता है, आपको ऑप्शन दी जाती है थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में कि आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग जिनको फोरेंसिक में इंटरेस्ट है तो वो वही सब्जेक्ट्स अपने करियर स्टडी, एकेडमिक स्टडीज में सेलेक्ट करें जो फोरेंसिक से रिलेटेड हों, क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड हों।
तो इस तरह के अकेडमीज इंस्टीट्यूट बहुत कम हैं जो फोरेंसिक साइकोलॉजी की डिग्री में स्पेशलाइजेशन करवाते हों, लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान में 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फोरेंसिक में डिप्लोमा ऑफर करते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जहाँ से हम पीजीडी कर सकते हैं। देन द सेकंड इज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको रेगुलर होके फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिप्लोमा करना होगा, जिसको पीजीडी कहते हैं। देन नंबर थर्ड इज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज। ये एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है इस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे होम बेस्ड सेल्फ स्टडी होती है। तो ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं इन द पाकिस्तान। इसके अलावा अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है क्लिनिकल में, सोशल में, कॉग्निटिव या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, तो ये भी आपको प्रिपेयर कर देता है कि आप फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर लें, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन जाएं। इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट खुद से भी अपने करियर पाथ पे फोकस कर सकते हैं, मीन खुद से अपनी तरफ से विदाउट एनी हायरिंग इन एनी इंस्टीट्यूट। तो वो किस तरह से ये अपने रिसर्च कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां पर आई विटनेस टेस्टिमनी का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे क्या होगा, इनको काफ़ी इनका नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी कि किस तरह से इंटेरोगेशन के मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इनको सीखने में मिल जाती हैं जब ये खुद से रिसर्च करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सारी इंटेरोगेशन हो रही होती है और उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, नॉलेज बहुत बढ़ जाता है चीज़ों को लेके। उसके बाद एक और फॉर्म है फोरेंसिक साइकोलॉजी की, कि ये पब्लिक पॉलिसी में भी वर्क कर सकते हैं, जहाँ पर रिसर्चर्स हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से हमें फैसिलिटीज़ को करेक्ट करना चाहिए जो दी जा रही हैं, या प्रेजेंट्स को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो भी डिज़ाइन उनके लिए बनाया गया है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइकोलॉजी बहुत सारी टेरिटरी को भी कवर करती है जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शंस और क्रिमिनल जस्टिस के दरमियान में आती है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक ट्रेनिंग किस तरह से करनी चाहिए पुलिस में, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट क्या होने चाहिए और उसमें हम किस किस तरह की करेक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारा होता है कि हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किस तरह से बन सकते हैं और इसमें किस तरह से एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, तो इस करियर पाथ को सिलेक्ट करने से पहले आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए, दैट व्हाट आर दीज। जहाँ पे फोरेंसिक साइकोलॉजी एक बहुत न्यू एंड एक्साइटिंग एरिया है, वहीं पर ये बहुत मुश्किल भी है। तो इसके बेसिकली पोटेंशियली दोनों तरह के फेजेस हैं, ये जहाँ पे रिवार्डिंग है वहाँ पे ये फ्रस्ट्रेटिंग भी है, इसके फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट्स भी हैं अगर आप एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस फील्ड में एंटर होने से पहले आप इन सारे एस्पेक्ट्स को केयरफुली कंसीडर कर लें। ऐसे लोग जो बहुत कमज़ोर दिल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको ये एडवाइस है कि वो इस फील्ड में एंटर ना हो, वो इससे दूर रहें, वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि उनको कॉन्टीन्यूस ब्लड देखना पड़ेगा, मर्डर्स होंगे, डेड बॉडीज होंगी, मिजरीज होंगी, पेन्स हैं, वायलेंस है, क्रूल है, इवन द डार्क साइड ऑफ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, जो आप सोच सकते हैं वो सारी डार्क साइड उनको वहाँ पे इनकाउंटर करनी होंगी, उनको देखनी होंगी, ये सारी चीज़ें उनको एड्रेस करनी होंगी। तो जो लोग कमज़ोर दिल हैं या बहुत सेंसिटिव हैं वो इस फील्ड में एंटर ना हो। अब आप इस फील्ड को इंजॉयबल तो बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप इंजॉय करेंगे, जैसे पेंटर्स, एक्टर्स या दूसरे बाकी सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो इस फील्ड को इंजॉय करते हैं, या टीचर्स हम जैसे वो भी इंजॉय करते हैं अपने प्रोफेशन को। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंजॉयबल नहीं है, बट इट इज फुलफिलिंग। फुलफिलिंग क्या होता है? फुलफिलिंग मीन्स हमने दूसरों के लिए कुछ किया है, हमें दिल से सुकून मिलता है, that we are satisfied that we have done something, इसको कहते हैं फुलफिलिंग। So here the question is why the forensic psychology is a fulfilling profession. So you can answer it very well, but now I am going to show you the pros and cons table.
that what are the pros and cons of these professions. Now here are few potentially rewarding aspects of forensic psychology profession. Helping others, दूसरों की हेल्प करते हैं. There's the fulfilling aspects of this profession. किस तरह से फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जब भी किसी की हेल्प करते हैं और बताते हैं that what is the difference in someone's life, then they feel rewarding. उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने किसी के लिए कुछ किया है, किसी की लाइफ में क्या डिफरेंस उसको लाना चाहिए कि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें. जो हेल्प करते हैं दूसरों की, तो दे फील फुलफिलमेंट. देन अपॉर्चुनिटीज, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसी फील्ड के अंदर रहते हुए काम करने में. जैसे हमने लास्ट में बताया कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकी क्या बेस्ट होती हैं. तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. देन चेंजिंग इन्वायरमेंट, इनका इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है. कभी पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और कब जुवेनाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो इनका हर डे जो होता है वो पिछले दिन से डिफरेंट होता है. हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है. तो इनका इन्वायरमेंट जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे चैलेंजिंग भी होता है. देन रिकॉग्निशन, इन लोगों की रिकॉग्निशन कमाल होती है क्योंकि ये एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, तो इनकी रिकॉग्निशन बहुत अच्छी हो जाती है. देन पर्सनल फुलफिलमेंट, मीन्स वही बात कि इनकी पर्सनल फुलफिलमेंट, जब भी ये रिसर्च अगर कंडक्ट कर रहे हैं एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, तो इनकी जो भी फाइंडिंग्स होगी उससे सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होता है. So these are the few potential rewarding aspects of the profession forensic psychology. अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स और फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये हम सबको पता है. हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें कंटिन्यूस सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस, अपना जितना भी प्रोफेशनल लाइफ होती है उनको अटेंड करना होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उस फील्ड के साथ जो भी चल रहा है उसके साथ अप टू डेट रह सकें. इसके साथ साथ ये डायरेक्ट जॉब लेना अपने डॉक्टरेट प्रोग्राम के बाद, मतलब पीएचडी के बाद, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. हमें इसके साथ साथ कुछ एडिशनल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनने में. इसमें इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है. रिस्क ऑफ इंजरी इज़ वेरी हाई. द पीपल that forensic psychologists work with in prison setting are sometimes very violent. जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं प्रिजन सेटिंग्स के अंदर, वो बात टाइम बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, हार्श होते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इंजरी का रिस्क काफ़ी हाई होता है. देन टीम वर्क तो इस फील्ड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करते हैं. The people are constantly working with the courts, police, and the variety of other professionals. तो क्योंकि इनकी जो टीम वर्किंग सेटिंग्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसकी वजह से भी इनमें टीम वर्क बहुत कम होता है. देन अगर हम इनकी पे की बात करें, तो इनकी पे रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनसेट नहीं करती. अगर वो बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो उससे उनकी पे रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी पे वही रहेगी जो उनको दी जा रही है. देन बर्नआउट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फोरेंसिक साइकोलॉजी एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है. और ज़्यादातर इसमें लोग ऐसे सिचुएशंस में काम कर रहे होते हैं जो बहुत आसानी से चेंज नहीं होती. तो जब चीज़ें चेंज नहीं होती तो बर्नआउट का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है. मीन्स हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार व्हाट इज़ दिस, फेड अप हो गया हूँ मैं इससे, मुझे नहीं करना है. तो इस तरह के बर्नआउट रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं. In short, there is always a need of forensic psychologists in our society, or to be involved in forensic psychology, you must be passionate about what you do. अगर आप forensic psychologist बन गए हैं और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा passionate होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में forensic psychologist की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Then अब इससे जो भी मनी आपको मिल रही है उसको हम अपने आर्ट्स के साथ अगर कंपनसेट ना भी करें, जो हमने हार्ड वर्किंग में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इससे आपको पर्सनल फुलफिलमेंट तो मिल रही होती है ना, क्योंकि वो पर्सनल पेमेंट हमें मिल रही होती है ये जानकर कि हमारी वजह से किसी शख्स की ज़िंदगी बेहतर हो गई है और इससे सोसाइटी में थोड़ा बहुत सुधार आ गया है. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट जो आप पर्सनली खुद को पे कर रहे हैं. इसके अलावा देर आर मैनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन टू गेट इन
true in this field. This can be quite exciting at times. मतलब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इनमें स्पेशलाइजेशन करने के बावजूद आप फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में पीजीडी करके या ट्रेनिंग लेके आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं. सो दैट इज समथिंग एक्साइटिंग फॉर अस कि हम इन फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके फोरेंसिक साइकोलॉजी भी बन जाते. मीन्स डबल स्पेशलाइजेशन, क्लिनिकल भी हैं, फोरेंसिक भी हैं, कोग्निटिव भी हैं और फोरेंसिक भी हैं, डेवलपमेंटल भी हैं और फोरेंसिक भी हैं, न्यूरो भी हैं और फोरेंसिक भी हैं. सो दीज आर द वेरी एक्साइटिंग एट अ टाइम. Then working in presence or with juveniles can change from day to day and be very rewarding. क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चैलेंजिंग है, डे बाय डे हमें डेली एक नई चीज़ मिलने को मिलती है. ये एक एक्साइटिंग पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ बर्न आउट का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. क्योंकि हमने पहले बात की कि साइकोलॉजिस्ट जब किसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे होते हैं और वो इजीली चेंज नहीं होती तो डेफिनेटली बर्न आउट का रेट बढ़ जाता है. नॉर्मली अगर हम नॉर्मल भी अगर किसी चीज़ को घर के इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहें, वो चेंज ना हो रहा हो तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं या जाओ जैसे होना है हो जाओ मेरी बला से. सो टेस्टिफाइंग इन कोर्ट कैन आल्सो बी स्ट्रेसफुल. क्योंकि कोर्ट में गवाही देनी है आपको जाके, तो ये भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है. और इसके अलावा इफ़ यू contemplate a career in forensic psychology, it would be good to keep in mind that to really get ahead requires extensive education. इस फील्ड में एंटर होने के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन इसमें फील्ड में गेन कर लेंगे तो आपकी रिकग्निशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई जस्ट वांट दैट माय रिकग्निशन of people should be very high. So I think आप सब भी ऐसा चाहते होंगे. So my dear guys, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा साइकोलॉजी और लॉ में क्या फ़र्क है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किस तरह से बन सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं अगर आप फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं. और इस फील्ड में एंटर होने से पहले आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना है ताकि आप अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्टली विदाउट बर्निंग आउट आप काम कर सकें. सो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय.